जैसे कि अगर उसने कह दिया कि टरबाइन का इनलेट, पॉइंट नंबर 2 के लिए जो वर्ड यूज होगा वो हो सकता है टरबाइन इनलेट, और यूज हो सकता है आपका बॉयलर का आउटलेट। तो बॉयलर का आउटलेट कह दीजिए, टरबाइन का इनलेट कह दीजिए, वन एंड दी सेम थिंग। तो अगर आपको 2 पॉइंट देखना है स्टूडेंट्स, आई रेकमेंड कि आप थोड़ा जल्दी आया करें, नहीं तो मेरा टाइम आपको आइडेंटिफाई करने में ही लग जाता है, वैसे भी लेक्चर छोटे हैं। तो 2 पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसने जब टरबाइन का इनलेट किया होगा या तो उसने बॉयलर का प्रेशर दिया होगा, या टरबाइन का हायर प्रेशर दिया होगा, या टरबाइन के इनलेट के ऊपर प्रेशर या टेम्परेचर दिया होगा, या बॉयलर के एग्जॉस्ट के ऊपर टेम्परेचर दे दिया होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये है कि यहाँ पे पॉइंट 2 के ऊपर लेट्स से कि आपका 70 बार आपको प्रेशर दिया हुआ है, तो 70 बार के साथ आपको टेम्परेचर दे दिया कोई, तो आप यहाँ पे टेम्परेचर का लाइन लगा लेंगे। आपको पता है कि टेम्परेचर का लाइन कैसे है, तो 70 बार का लाइन जा रहा है ये वाला, टेम्परेचर का लाइन जा रहा है ये वाला, तो आपका ये पॉइंट 2 सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टूडेंट्स आपका पॉइंट 2 सिलेक्ट हो गया, आपको पता है कि 2 पॉइंट से टरबाइन स्टार्ट हो जानी है, और जो टरबाइन है वो हमेशा सीधी लाइन जाएगी। तो आप 2 पॉइंट से अपने मोलियर डायग्राम में भी या टीएस डायग्राम से भी सीधी लाइन नीचे लगा देंगे। आपको नहीं पता कि 2 पॉइंट नीचे जाके 3 पॉइंट तक आपको पता है कि कटनी है, लेकिन आपको 3 पॉइंट पता नहीं है। लेकिन 2 पॉइंट का एक चीज पता लग गया कि व्हाट इज द एंट्रोपी, क्योंकि 2 to 3 एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, 2 to 3 एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो 3 पॉइंट की एक चीज पता है, दैट इज एस, विच इज इक्वल टू एस ऑफ पॉइंट 2। तो उसके बाद अगर मैं आपको जो 3 पॉइंट है जो कि टरबाइन का, फर्स्ट टरबाइन का एग्जॉस्ट है, उसमें प्रेशर दे दूं, तो वो प्रेशर आप ऐसे लगाओगे और इस तरीके से आपके पास पॉइंट 3 आ जाएगा। द मोमेंट यू गॉट पॉइंट 3, तो आपको पता है कि रीहीट में जब आप 3 पॉइंट के बाद रीहीट करोगे तो वो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट पे जाएगा। अब 3 पॉइंट के ऊपर आपको प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ पता लग गया, तो जो भी पॉइंट 3 के ऊपर प्रेशर है उस प्रेशर के ऊपर आप लाइन लगा दीजिए। आपको नहीं पता कहां तक आगे जाना है, प्रेशर तो लाइन यही रहेगा। अगर आपका प्रेशर का लाइन लगा हुआ है, देन आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट के ऊपर कोई चीज दी है। हो सकता है क्वेश्चन में 4 पॉइंट के ऊपर वॉल्यूम दिया हो, या आपको जनरली 4 पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर दे दिया होता है। तो आप दूसरी टेम्परेचर की लाइन देखोगे, 4 पॉइंट के ऊपर ये टीएस है, ये 4 का टेम्परेचर ये आ जाएगा और आपके पास 4 पॉइंट फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 4 के ऊपर आपको, पॉइंट 4 के ऊपर आपको प्रेशर पता लग जाता है, विच इज प्रेशर एट पॉइंट 3, और 4 पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर उसने दे दिया। तो टेम्परेचर प्रेशर से ये 2D फिगर है, तो 2D फिगर में यहाँ पे पॉइंट फिक्स हो जाएगा। जैसे ही 4 पॉइंट फिक्स हो गया, तो आप उससे फिर आपको पता है कि 4 पॉइंट के बाद टरबाइन है, फिर आप सीधा लाइन लगाओगे। आपको नहीं पता कि टरबाइन कहां तक जा रही है, आपको उसने कह दिया कि टरबाइन का जो एग्जॉस्ट है उसका प्रेशर या टेम्परेचर दे दिया होगा। तो अगर प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, तो आपको टरबाइन का एग्जॉस्ट पता लग जाएगा कि ये वाला आपका ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है, टेम्परेचर की लाइन है, जो भी आपको दिया हुआ है वो लाइन आप लगाओगे। लेट्स से मेरे को प्रेशर दिया हुआ नीचे वाला, तो मैं नीचे वाला लाइन लगाया, और जो 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करी, तो वो मेरा पॉइंट नंबर लास्ट आ गया। अगर मेरे को इसी क्वेश्चन में उसमें ये कहा हुआ है कि रीजनरेशन भी हो रहा है, तो रीजनरेशन में मैं क्या करूंगा, मेरे को रीजनरेशन का प्रेशर या टेम्परेचर दिया होगा, मैं रीजनरेशन का प्रेशर टेम्परेचर की लाइन लगा लूंगा, और मेरे को उसमें जो लाइन कट रहा होगा वहां पे मेरे को समझ में आ जाएगा कि यस, दिस इज द पॉइंट जहां पे आपका, सॉरी, दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको रीजनरेशन का पॉइंट मिल जाएगा। नाउ माय पॉइंट इज, आपके लिए जो सबसे डिफिकल्ट काम होगा ये सारे पॉइंट्स ढूंढने। कई बार आपको क्वेश्चंस में ऐसा भी दे देते हैं कि ऊपर से नीचे टरबाइन आने की जगह से आपको नीचे से चीजें बताने लग जाते हैं, यानी कि टरबाइन एग्जॉस्ट की चीजें बताने लग जाते हैं। तो उस केस में भी आपको चीजें उसी तरीके से करनी है, लेकिन आपको टरबाइन एग्जॉस्ट से ऊपर जाना। अगर आप ऊपर से नीचे नीचे पॉइंट लोकेट कर सकते हो, तो आपको पॉइंट सबसे पहले नीचे वाला बता देंगे। तो आपको कैसे बताएंगे, जो ये 2 वेरिएबल देने हैं उन्होंने, 2 वेरिएबल उन्होंने आपको दे देने हैं नीचे वाले पॉइंट से, यानी कि टरबाइन एग्जॉस्ट से। तो सबसे पहले वो आपको 0.6 बता देंगे। कैसे बता देंगे, 0.6 के ऊपर प्रेशर दे दिया, 0.6 के ऊपर टेम्परेचर दे दिया, या 0.6 को कह दिया कि 0.6 के ऊपर प्रेशर दे दिया, या 0.6 के ऊपर एक्स दे दिया। स्टूडेंट, जब भी किसी 2 पॉइंट को बताने के लिए आपको 2 वैल्यूज दे रहे हैं किसी एक पॉइंट को फिक्स करने के लिए, अगर तो प्रेशर के साथ टेम्परेचर दे रहे हैं, तो 99% केसेस में वो डोम से बाहर होता है, और अगर प्रेशर के साथ एक्स की वैल्यू दे रहे हैं तो दैट मींस वो डोम के अंदर होता है।
तो आपको चाहे 0.2 पहले बता रहा हो चाहे 0.6 पहले बता रहा हो, अगर वो प्रेशर के साथ x की वैल्यू है, दैट मीन्स आपको डोम के अंदर देखना है। प्रेशर की लाइन और x की वैल्यू की लाइन वो आ जाएगा। तो जनरली ऊपर भी ये हो सकता है कि डोम के अंदर से ही टरबाइन चल रहा हो, और नीचे से तो ज्यादातर 95 केसेस में ये होता है कि जब टरबाइन का एग्जॉस्ट होता है वो थोड़ा सा अंदर होता है, तो उसमें P और X की वैल्यू दे देते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जो टरबाइन का एग्जॉस्ट आपका यहाँ पे आ, टरबाइन का एग्जॉस्ट या तो यहाँ पे बता देते हैं या यहाँ पे X की वैल्यू दे देते हैं। तो आपके पास प्रेशर दे दिया लेट से 1 बार, प्रेशर के बाद आपको उन्होंने कह दिया कि प्रेशर के बाद भाई X की वैल्यू 0.9 है, तो आपने 0.1 बार और 0.9 के हिसाब से आपके पास वैल्यू हो जाती है। लेट मी शो यू हाउ। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको प्रेशर दिया हुआ है तो आपने प्रेशर वाली लाइन लगा दी। लेट से जो नीचे सबसे नीचे वाला ये प्रेशर है, ये है 1 बार, आपने 1 बार का लाइन लगा दिया। फिर उसने कहा है कि जो आपका टरबाइन का एग्जॉस्ट है वो है x इक्वल टू 0.9, आपने x इक्वल टू 0.9 वाली लाइन, ये लाइन कट दे, आपके पास 0.6 आ गया। अब आपको पता है 6 के ऊपर जो पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, और 4 और 5 तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो 6 के ऊपर आपने सीधी लाइन लगा दी। आपको फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका रीजनरेशन का प्रेशर है वो 30 है और आपका रीहीट का प्रेशर है वो है 40। तो आपने पहले 30 का प्रेशर लगाया, फिर आपने 40 का प्रेशर लगाया, तो जो आपकी लाइन को यहां पे कटा था वो आपका रीजनरेशन का पॉइंट नंबर 5 हो गया, जो आपका ये प्रेशर और ये लाइन यहाँ पे कटा है वो पॉइंट नंबर 4 हो गया। और आपको पता 4 से 3 रीहीट वाला है, आपको पता पॉइंट नंबर 4 मिल गया। नाउ P at 4 एंड P at नंबर 3 इज इक्वल टू, ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये रीहीट है, रीहीट कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, तो आप 0.4 पे नीचे लाइन लगा दोगे कि ये प्रेशर वाली लाइन जानी है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि 0.4 आपका 0.3 आपका कहां जाके रुकेगा, तो यहाँ पे उसको या तो 0.3 के ऊपर x की वैल्यू देनी होगी या 0.3 के ऊपर ये बताना होगा कि 0.3 सैचुरेटेड है, ड्राई सुपरहीटेड है, या t की वैल्यू देनी होगी। जनरली वो कह देता है कि 0.3 सैचुरेटेड है तो आप इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे, या वो x की वैल्यू दे देगा, तो मान लो x की वैल्यू यहाँ पे फिर से 0.9 है तो फिर ये आ जाएगा, या फिर वो टेम्परेचर दे देगा तो फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास 0.3 के लिए उसको कुछ ना कुछ वैल्यू देनी होगी। जैसे 0.3 हो गया फिर आप दोबारा से ऊपर की तरफ लाइन लगा देंगे क्योंकि 0.3 से 2 तो एंट्रोपी कांस्टेंट है। और फिर उसने सबसे हायर प्रेशर दिया होता है लेट से 100 बार, तो 100 बार की जब आप लाइन लगाओगे तो उसके बाद आपके पास 0.2 लोकेट हो जाएगा। तो ऊपर से भी नीचे जा सकते हो, नीचे से भी ऊपर जा सकते हो, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। और ये सारे पॉइंट्स आपको अगर सही तरीके से अपने एचएस डायग्राम में लोकेट हो गए तो ही आपका वहां पे बेनिफिट होता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एचएस डायग्राम मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, तो ये आपका एचएस डायग्राम है। यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स लोकेट होने चाहिए। जैसे कि आपके पास अगर मैं नीचे की बात करूं, x इज इक्वल टू 0.9 और ये 1 बार की बात थी, तो ये 1 बार x इक्वल टू 0.9, ये मेरा पॉइंट नंबर हो गया 6। इसके बाद मेरे को पता है कि मेरे को ऊपर ही ऊपर जाना है, और ऊपर फिर मेरे पास जो प्रेशर आया था वो मेरे को पता था कि 30 और 20 है, तो ये 30 का लाइन जा रहा है। सॉरी, मैं मानता हूँ ऊपर का प्रेशर लेट से 10 बार है, तो ये 10 बार का पॉइंट आ गया, और इधर ऊपर आ गया 40, तो ये 40 का आ गया क्योंकि 40 की लाइन ये थी, 10 का लाइन ये था। और 40 के बाद मेरे को पता है कि ये पॉइंट मेरे पास 5 आ गया, ये पॉइंट 4 आ गया। 4 to 3 मेरे को पता है कांस्टेंट प्रेशर में जाना है। लेट से मेरे को उसने कह दिया कि जो मेरा पॉइंट 3 है वो मेरा 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, तो मेरे पास ये 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की लाइन आ जाएगी, तो 0.3 यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसने कह दिया 3 ड्राई सैचुरेटेड लिक्विड के ऊपर है तो 0.3 ये आ जाएगा। अगर उसने कह दिया जो 0.3 है वो x इज इक्वल टू 0.95 पे है तो 0.3 आ जाएगा। जो मेरे को वैल्यू दी होगी वो 0.3 आ जाएगा। 3 पॉइंट से मैं फिर स्ट्रेट लाइन लगाऊंगा, फिर मेरे पास जो हायर प्रेशर दिया होगा, लेट्स से हायर प्रेशर ये दिया हुआ, तो मेरे पास यहाँ पे 0.2 आ जाएगा। सो आई हैव टू फाइंड 0.2, 2 के ऊपर h की वैल्यू, 3 के ऊपर h की वैल्यू, 4 के ऊपर h की वैल्यू, 5 के ऊपर h की वैल्यू, 6 के ऊपर h की वैल्यू, और कोरस्पॉन्डिंग ये सारी वैल्यूज जब मैं करता रहूंगा तो मेरे पास सारी h की वैल्यूज आ जाएंगी और मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आपको ये सारी h की वैल्यूज निकालनी है, और फिर ये जो आपकी h की वैल्यू होगी 1 की ले लो, सॉरी 1 की तो नहीं निकल सकती, 9 की या 7 की, ये आपकी स्ट्रीम टेबल से आएगी और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा आपको हीट बैलेंस इक्वेशन लगानी पड़ेगी अगर आपको मास निकालना है।
कई बार आपको एच की वैल्यू दी भी नहीं होती, तो आपको एच मास की वैल्यू दे दी होती है और कोई एक एच निकालना पड़ जाता है, तो उसके लिए भी ये निकल सकता है। तो मैंने थ्योरेटिकली सारी चीजें बता दी स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है, न्यूमेरिकल के लिए एक डाउट सेशन में जरूर ले लूंगा। न्यूमेरिकल नहीं किए तो यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम। उसके बाद आ जाते हैं आगे थोड़ी सी थ्योरी के ऊपर। मैं आज आपको पावर प्लांट के बिल्कुल अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन लेके जाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। एंड दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव कि पावर प्लांट में जब स्टूडेंट्स आप में से कोई भी जाए तो किसी को ऐसा ना लगे कि कोई भी चीज ऐसी है जिसके बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा। यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ द पावर प्लांट्स टू द एक्सटेंट कि आपको सारी की सारी चीजें देखते ही पता लग जाए कि यार दिस इज दिस फंक्शन, दिस इज दिस इक्विपमेंट, दिस इज दिस सेक्शन एंड दिस इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल और बात कर लेते हैं। हमने वर्किंग फ्लूइड को स्टूडेंट चुना था वाटर। वाटर इसलिए चुना था क्योंकि हमको वाटर से ही सारा कुछ ऑब्जर्व करके वाटर से ही दिमाग में आया था कि स्टीम बना के हम वो कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम वाटर वर्किंग, यहाँ पे डबल आर लिख दिया गलती से, वर्किंग फ्लूइड को वाटर को ही चूज करें। हम कोई भी ऐसा वर्किंग फ्लूइड जो फेज चेंज करता है उसको चूज कर सकते हैं। उसकी कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके कारण वो बेस्ट सूटेबल हो सकता है। वाटर भी सूटेबल होता है, लेकिन लेट्स गो फॉर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्किंग फ्लूइड जिसके कारण उसको हम पावर प्लांट के अंदर चूज कर सकते हैं कि वही वर्किंग फ्लूइड बॉयल हो, वही स्टीम वही वेपर बने, फिर वो टरबाइन में जाए। उसकी जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो हाई होनी चाहिए। यानी कि अगर आप टीएस डायग्राम बना रहे हो, वर्किंग फ्लूइड ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बस ये हो गया ना, इसमें फिर हमको दिक्कत है। क्योंकि जितना एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टीम बनने का, उतना हीट अंदर जाने का चांस है। तो थोड़ा सा इस तरीके के साथ उसका डोम बनना चाहिए। हमने जो ये प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा था उसमें डोम सिर्फ वाटर का ही पढ़ा था। किसी भी लिक्विड का डोम हो सकता है। लिक्विड सोडियम हो जाए, मरकरी हो जाए, मरकरी तो मेटल है लेकिन वो भी वेपर फॉर्म में, वो जनरली नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में रहती है, उसको वेपर फॉर्म में देख सकते हैं। या एनी सॉर्ट ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। तो वो अगर प्योर सब्सटेंस की तरह देखेंगे तो उस सभी का डोम बनता होगा, क्योंकि सभी ही वेपर में जाते होंगे लिक्विड से, तो उन सभी को देखना होता है। और उसकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। जब आप उसको बॉयलर में नीचे से हीट कर रहे हो तो उसके अंदर टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो है तो आपका बॉयलर ढंग से काम नहीं करेगा। वो इनर्ट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वाटर का वो आपको पता है कि 220 बार के ऊपर देयर वाज सम 373 डिग्री सेल्सियस समथिंग लाइक दिस वो था। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो आपका है वो अगर हाई होगा तो आप टी मीन को हायर से हायर लेके जा पाओगे, तो वो बेनिफिट रहता है। तो ये वर्किंग फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में वाटर बहुत फिट रहता है। लेकिन वाटर का एक ड्रॉबैक ये है, आप ये भी चाहते हो वाटर को कि वो एक बार के ऊपर इवेपोरेट हो जाए, एक बार के ऊपर इवेपोरेट हो जाए और वो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही हो जाए। लेकिन वाटर तो एक बार के ऊपर 100 डिग्री के ऊपर होता है, तो नीचे का आपको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा फ्लूइड होता कि एक बार के ऊपर 30 डिग्री पे हो जाता तो नीचे आपको वैक्यूम क्रिएट ना करना पड़ता। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट उसका यहीं पे होता है। तो स्टूडेंट जो बॉयलर, मैं आपको एक नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बॉयलर के आप जब भी देखोगे पावर प्लांट वो आपको दो तरीके के कहते हैं, ये क्रिटिकल पावर प्लांट है, सब क्रिटिकल पावर प्लांट है, या सुपर क्रिटिकल थर्मो पावर प्लांट है। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में क्या फर्क होता है, जैसे आपके पास ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, अगर आपका अगर मैं यहाँ पे उसका बॉयलर का प्रेशर बताऊं तो बॉयलर का प्रेशर अगर ये है तो वो सब क्रिटिकल है, क्योंकि क्रिटिकल के नीचे है। बॉयलर का प्रेशर ये है तो भी वो सब क्रिटिकल है। बॉयलर का प्रेशर मान लीजिए ये है तो वो क्रिटिकल पावर प्लांट हो गया। अगर बॉयलर का प्रेशर आपका क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर हो जाए, लेट्स से बॉयलर का प्रेशर ये हो जाए, यहाँ पे तो कोई फेस ही चेंज ही नहीं हो रहा, डायरेक्टली एक ही पॉइंट पे होता है, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, तो जो ये वाला टेम्परेचर और प्रेशर है ये बहुत हाई है। जैसे कि ये प्रेशर 220 बार से ऊपर हो गया क्रिटिकल पॉइंट से, और टेम्परेचर भी यहाँ तक आपका 650 से 700 डिग्री सेल्सियस तक हो गया होगा। तो क्योंकि ये बहुत ऊपर है क्रिटिकल पॉइंट से, तो यहाँ पे बॉयलर बनाने के लिए आपको बॉयलर के लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल और सुपर अलॉयज यूज करने होंगे, जो इतने हाई प्रेशर को, 300 बार तक के प्रेशर को, 700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बियर कर पाए।
लेकिन उससे हमारा क्या होगा, टी मीन की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और एवरेज बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी इनिशियल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि हमको सुपर अलॉय और अल्टीमेट टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ रहा है। तो वैसे बॉयलर्स को हम कहते हैं, वैसे बॉयलर के यूज करने वाले थर्मो प्लांट को कहते हैं सुपर क्रिटिकल थर्मो पावर प्लांट्स। तो पावर प्लांट्स में बच्चे नाम में ही लिखा होता है, एक तो होता है सब क्रिटिकल पावर प्लांट्स, वो सस्ते होते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होती है। एक होता है सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, उसमें बस यही फर्क होता है कि उसके बॉयलर का प्रेशर और टेम्परेचर एक्सट्रीम लिमिट्स में होता है, और उसके कारण हमको जो उसकी जो मटेरियल ऑफ फॉर्मेशन होता है, जिसका जिसका वो बना होता है बॉयलर, वो भी एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत ही अच्छे सुपर अलॉय से बना होता है। तो वो थोड़ा कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन उसका टी मीन बढ़ने के कारण, क्योंकि टेम्परेचर जो इनलेट T1 टेम्परेचर या टी मीन कह दो, वो बढ़ने के कारण उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सेफ लिमिट, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होगा जिसका, तो उसमें हमको इजी रहता है ऊपर वाले पर्पस में जाने के लिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज में से 90% प्रॉपर्टीज वाटर अपने पास इनहेरिट रखता है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं है। हम जो, अगर हम आइडियल वर्किंग फ्लूइड की बात करें तो आइडियल वर्किंग फ्लूइड तो दुनिया में कोई भी ऐसा वर्किंग फ्लूइड नहीं है जो सारी की सारी हमारी इस जरूरत को कर सके। तो हमको चाहिए कि जितना उस नीचे जा सके टेम्परेचर में उतना नीचे जाए, और जितना ऊपर जाए एरिया अंडर द कर्व बढ़ना चाहिए। तो एरिया अंडर द कर्व नहीं बढ़ पाता, इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि लेट्स हम ऐसे करते हैं, दो अलग अलग वर्किंग फ्लूइड को बनाते हैं और दोनों का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक वर्किंग फ्लूइड, आप जो आइडियल टीएस डायग्राम बनाना चाह रहे हो वो आप ये बनाना चाह रहे हो ऐसे करके। तो आप बनाना चाह रहे हो कि आपका ये ऊपर वाला प्रेशर हो जाए और ये नीचे वाला प्रेशर हो जाए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, आपने वाटर यूज कर लिया, वाटर का नीचे वाला प्रेशर तो बहुत अच्छा है, तो आपके पास जो डोम है वो ऐसे आया, वाटर का डोम आपके पास आया है, सॉरी मैं कलर वो कर लेता हूँ, वाटर का डोम आपका आया कुछ इस तरीके से, ये आइडियल है, वाटर का डोम आया कुछ इस तरीके से। तो वो नीचे वाला लाइन तो पूरा हो गया, लेकिन ऊपर वाला लाइन आपका लगा ये वाला। तो आप आइडियल वर्किंग फ्लूइड यहां तक हो जाता तो अच्छा होता कि हाई क्रिटिकल, लेकिन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर यहीं तक ही आ जाता था। तो अब हम क्या करें, हमने क्या किया, दूसरा एक यहां से था, एक और फ्लूइड देख लिया, लेट से मरकरी का डोम ये आ गया, उसका हायर ये हो गया, उसका लोअर आपका ये हो गया। तो ये इसका लोअर हो गया, तो ये इसका हायर हो गया, तो ये आपका मरकरी का बॉयलर हो गया, और ये आपका स्टीम का यानी वाटर का बॉयलर हो गया। अब मरकरी के बॉयलर को आपने हीट दिया, उसका हीट आपने जैसे ही यहाँ पे उसके मरकरी के कंडेंसर से रिलीज किया तो वो आपके वाटर के बॉयलर को पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका हीट तो बाहर जाने जाना था। तो ये हीट वेस्ट होने की जगह वाटर के बॉयलर में पहुंच गया और ये नीचे हो गया। यानी कि बेसिकली हम वाटर का टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर प्रेशर ऊपर करना चाहते थे, लेकिन उसका डोम हमको अलाउ नहीं कर रहा था। तो हमने मरकरी का डोम ले लिया और हमने हीट सिर्फ मरकरी के बॉयलर को दी, और वाटर के बॉयलर को हीट अपने आप ही वेस्ट हीट ऑफ मरकरी चला जाएगा। इसको कहते हैं बाइनरी वेपर साइकिल। ये हमको एक और एडवांटेजेस देता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकली आपको आना है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आइडियल वर्किंग फ्लूइड फॉर हीट इंजन शुड मेक Rankine cycle closer to Carnot cycle. The working fluid predominantly used in Rankine cycle is water because ये abundant, easily available and inexpensive है। Water is the best working fluid presently available, but it is far from ideal। नीचे के प्रेशर पे दिक्कत नहीं है, ऊपर के प्रेशर में दिक्कत है। The binary cycle is an attempt to overcome some of the shortcomings of water and to approach ideal working fluid by using two fluid। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में। A binary working fluid is a combination of two cycles. One is high temperature cycle region and other is low temperature region। लो टेम्परेचर जो वाटर का हाई और लो था, वो उसको सारे को लो टेम्परेचर रीजन मान लो, उसके ऊपर एक हाई टेम्परेचर रीजन मान लो। इन दिस केस द कंडेंसर ऑफ हाई टेम्परेचर साइकिल, या जिसको आप कहते हो टॉपिंग साइकिल, सर्व्स एज द बॉयलर ऑफ द लो टेम्परेचर साइकिल। यानी कि जो उसके कंडेंसर से हीट निकलेगी, वही हीट आपको बॉयलर में वाटर को बॉयल करने में यूज हो जाएगी। मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। आपने अभी तक ये नीचे वाला पढ़ लिया था कि सबसे पहले आपने पंप लगाया, पंप के बाद आपने यहाँ पे बॉयलर लगाया वाटर के लिए, बॉयलर के बाद आपने यहाँ पे सुपर हीटर लगाया। इसको मानो या ना मानो, ये एक ही बात है, बॉयलर का हिस्सा होता है। उसके बाद ये टरबाइन लगा, उसके बाद ये लगा। ये आपने वाटर का साइकिल
वाटर का रैंटाइन साइकिल पढ़ लिया जहां पे वाटर एज अ वर्किंग फ्लूइड था, इसको मैं बॉटम साइकिल कह देता हूँ। इसका यहाँ पे टेम्परेचर है स्टूडेंट्स 30 डिग्री विच इज वेरी मच एक्सेप्टेबल। यहाँ पे टेम्परेचर मेरे को पता है कि होता है 400 डिग्री सेल्सियस विच इज ओके। लेकिन मैंने क्या कर दिया, एक और साइकिल इसमें यहाँ पे टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे मैंने बॉयलर में मरकरी डाल दिया। मरकरी 800 डिग्री सेल्सियस 900 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो गया। वो बॉयल होने के बाद यहाँ पे मरकरी वेपर गया तो ये मरकरी का टरबाइन हो गया। और जब मरकरी आपने कंडेंसर पे आया तो ये इसका कंडेंसर 450 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर है। सो 450 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये लिक्विड बन जाता है। डेफिनेटली मरकरी नॉर्मल कंडीशंस में लिक्विड है और 450 के ऊपर वो लिक्विड होगा। जब आप उसको प्रेशर करोगे 800 के ऊपर वो वेपर बनेगा। वाटर से तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उसको वेपर बनने के लिए, और लिक्विड करने के लिए वो बहुत हाई टेम्परेचर पे वो लिक्विड रहता है। तो 450 के ऊपर यहाँ पे उसने हीट फेंकी और यहाँ पे वो लिक्विड बन गया, फिर पंप हो गया। तो ये हो गया टॉपिंग साइकिल, टॉपिंग साइकिल फॉर मरकरी। तो यहाँ पे जो हीट 450 पे फेंकी वही वाटर ने ले ली, तो यहाँ पे हीट जो क्यू इन आउट हुआ वही क्यू इन हो गया दूसरे साइकिल में। तो एक्चुअली पूरे अगर मैं इसको एक ही साइकिल मान लूं तो आपका यहाँ पे सिर्फ इस कंडेंसर से जो हीट गया वो बाहर गया है। आपने 2 साइकिल यूज कर लिया और आपने जो हायर टेम्परेचर है वो बहुत बड़ा कर दिया। इसी को टीएस डायग्राम में दिखाऊं तो स्टूडेंट्स आप ऐसे देख सकते हो, ये आपका बॉटम साइकिल है जो नॉर्मल वाटर का साइकिल आप देख सकते थे, और ये आपने एक और साइकिल दे दिया मरकरी का साइकिल। मरकरी यूज कर लो, सोडियम यूज कर सकते हो, देयर आर मेनी थिंग्स जिसको आप यूज कर सकते हो। सोडियम की लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हायर टेम्परेचर है जो आप हीट दे रहे हो, ये बॉयलर का टेम्परेचर ये वाला है, ये वाला 1 to 2, और ये आपका बहुत हायर टेम्परेचर हो गया। अब ये 800-700 की रेंज तक हो गया बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ दिस वर्किंग फ्लूइड। अदरवाइज यहाँ पे आप बहुत कम तक जा पा रहे थे। अब ये आपने यहाँ पे भी गलत दिखाया, ये थोड़ा सा ऐसे जाना था, ठीक है ना। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन नहीं हो सकता। तो ये आपका मरकरी का साइकिल होगा या वाटर का साइकिल होगा। तो आपने सिर्फ मरकरी के बॉयलर को हीट दी, मरकरी के कंडेंसर से जो हीट निकली वो वाटर के बॉयलर को मिल गई और वाटर से यहाँ पे हीट होगी। तो आप जो एरिया अंडर द कर्व बढ़ाना चाहते थे कि इतना बड़ा आपका टीएस डायग्राम बन जाए, वो तो आपको मिला नहीं। आपने फिर वाटर के और मरकरी के 2 टीएस डायग्राम को जोड़ के वो बना दिए। जैसे मान लो आपने एक ट्रक लेना है, वो ट्रक आपका 10 टन लोड उठा ले, आपके पास 10 टन का ट्रक ही नहीं है, तो आपने 5-5 टन के 2 ट्रक ले लिए। इसी तरीके से आप इतना बड़ा टीएस डायग्राम बनाना चाहते थे कि आपका ये मतलब जो एरिया अंडर डोम है इतना बड़ा हो जाए, वो कोई नहीं हुआ। तो आप इतना बड़ा तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन आपने दोनों को आपस में जोड़ दिया, इसका कंडेंसर इसका बॉयलर बन गया, तो आपका वो बाइनरी साइकिल हो गया। बाइनरी साइकिल की एडवांटेज क्या होती है? सम ऑफ द वर्किंग फ्लूइड्स फाउंड सुटेबल फॉर द हाई टेम्परेचर साइकिल, जैसे कि मरकरी हाई टेम्परेचर के लिए, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, ये हाई टेम्परेचर के लिए अच्छे वर्किंग फ्लूइड है। द क्रिटिकल टेम्परेचर 898 यानी कि 900 तक, द क्रिटिकल प्रेशर 1800 बार of Hg makes it suitable for topping cycle. The main disadvantage of mercury for binary plants is its cost and toxicity. आपको पता है मरकरी किसी के अंदर अगर इनहेल भी हो जाए तो साथ ही साथ उसकी डेथ निश्चित है। तो मरकरी टॉक्सिक है और मरकरी कॉस्टली भी है, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय 50%। यानी कि अगर पहले आपकी एफिशिएंसी आ रही थी 30, अब आपकी एफिशिएंसी 45 हो के लगभग हो सकती है। तो 50% आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है बाय अडॉप्टिंग बाइनरी साइकिल, लेकिन इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो आपका हाई जो आपका बॉयलर होगा मरकरी का, उसका भी वो टेम्परेचर प्रेशर हाई होगा, तो उसमें सुपर इश्यूज होंगे। यहां तक स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। इज देयर एनी डाउट? नाउ लेट मी टेक यू टू अ रियल पावर प्लांट। तो स्टूडेंट्स मैंने कोई एक पावर प्लांट डिजाइन किया था। वो पावर प्लांट डिजाइन होने के बाद जब मैंने इंस्पेक्शन के लिए गए तो मैंने हर एक जगह की पिक्चर्स ली थी और मैं आपको पिक्चर्स दिखाता रहूंगा एंड यू हैव टू आंसर मी कि ये पावर प्लांट में, ये वर्चुअल विजिट हो गया पावर प्लांट का, आप ऐसे मान लीजिए। तो यू जस्ट हैव टू लेट मी नो कि ये पावर प्लांट का कौन सा हिस्सा है और क्यों यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है। सो एनीवन कैन म्यूट एंड जस्ट लेट मी नो। So what is this students? किसी भी पावर प्लांट में जाओगे जो कि थर्मल पावर बेस्ड पावर प्लांट है, उसमें आपको ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसकी हाइट कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। तो ये क्या होता है?
सर चिमनी चिमनी है, इसको स्टैक भी कहते हैं एग्जॉस्ट के लिए। तो ये आपके पास तो स्टूडेंट सिर्फ 4 ही चीजें थी जो जहां तक मैंने देखा है, मैंने जहां तक आपको सिखाया है, आपके पास 4 चीजें हैं, ठीक है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? आपके पास है बॉयलर, सबसे पहले आपके पास है बॉयलर। बॉयलर के बाद है आपके पास टरबाइन, टरबाइन में एक्सपेंशन होता है टरबाइन। फिर आपके पास है कंडेंसर, फिर आपके पास है पंप। यही 4 चीजें हैं। तो ये कहाँ पे लगा हुआ है सर? कंडेंसर में जब सर हम लोग उसको ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने में हमको ये चिमनी थोड़ी ना यूज होनी है, यही तो मैं लिखा ये तो एक्सचेंज होगा जहां पर हीट देंगे। अरे जहां पे हीट देंगे, ये बॉयलर पता कहाँ लगा होता है? ये बॉयलर के अंदर तो नहीं हीट दे रहे ना, बाहर आप गर्म कर रहे हो। यहाँ पे कहीं पे आपने फायर इग्नाइट की हुई है, यहाँ पे आपने कोल डाला, ऑयल डाला, जो भी करा, फायर इग्नाइट करा। तो मैं आपको फायर के लिए कलर अलग कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो फायर के लिए लेट्स से मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, पूरा फायर हो रहा है। तो यहाँ पे फायर हुआ, तो फायर यहाँ पे बॉयलर से लग के ऊपर जाएगा, अंदर तो नहीं जा रहा ना बॉयलर के। तो आपकी जो ये गैसेस होंगी, जो हीटेड गैसेस है, अगर आप घर में भी कोल बर्न करते हो, तो अगर आप घर में भी अगर आप कर रहे हो किसी पानी को बॉयल, तो वेसल के अंदर तो नहीं जा रही होती वो हीट, वेसल को आपने हीट दिया, वेसल अंदर से बॉयल हो जाएगा, और वो जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो आपकी बाहर आसमान में जानी चाहिए। अब अगर मैं ये एग्जॉस्ट गैसेस यहीं पे ही छोड़ दूं जहां पे आपका बॉयलर है, तो वहां पे तो धुआं धुआं हो जाएगा, वहां पे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और जितना अमाउंट ऑफ कोल मैं बर्न कर रहा हूं, वहां पे तो 1 मिनट के अंदर ही सभी दम घुटने से ही मर जाएंगे। तो मेरे को इतना ऊपर स्टैक देना होता है कि वो जो धुआं है, वो जो एग्जॉस्ट गैसेस है, वो इतनी ऊपर जाए कि नीचे के लोगों को तकलीफ ना हो। और इसमें भी जो आपका ये जा रहा है, अगर इसमें मान लीजिए फ्लाई ऐश के कुछ पार्टिकल्स वगैरह आ गए, तो आसपास के 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में लोगों के ऊपर फ्लाई ऐश गिरती रहेगी। जैसे कभी ज्वालामुखी के ऊपर जैसे तो वो होता है, तो वहां पे गिरती है, तो वो कपड़े सुखाएंगे, उनके कपड़े फ्लाई ऐश से भर जाएंगे। तो आपको इतना ऊपर करना होता है कि फ्लाई ऐश ड्यू टू हिज वेट नीचे ही गिर जाए, क्योंकि कोल का 50-60% फ्लाई ऐश होता है, और वो आपका बहुत ऊपर तक जाते हुए यहाँ पे आपने फिल्टर लगा रखे हैं कि हवा में कोई भी फ्लाई ऐश ना जा पाए, और जो भी आपका ये CO2 या जो भी आपके एग्जॉस्ट गैसेज है वो अपर के एटमॉस्फेयर में ही रहें। यहां तक समझ में आया? तो दिस इज स्टैक, दिस इज यूज्ड फॉर द फ्यू गैसेस जो बॉयलर को बर्न कर चुकी होती हैं, वो जब एग्जॉस्ट गैसेस बन जाती हैं, उसको आउटसाइड एटमॉस्फेयर में दूर ऊपर तक जाके छोड़ने के लिए यूज होता है। आई होप आई मेड द थिंग क्लियर नाउ। तो कहीं भी आप अगर पावर प्लांट देखोगे तो आपको ये स्टैक मिलेगा। ये बॉयलर के नीचे जो आपने आग लगाई है, उसको मैं बॉयलर की आपको वो भी दिखा देता हूं, चलो वो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले इसमें पिक्चर्स को ही देखते हैं। तो ये आपका स्टैक हो गया। ये स्टैक कितना बड़ा होता है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी इमेज देता हूं। ये पर्सन है, यहाँ पे दिख रहा है पर्सन? एनीवन? तो एक पर्सन के मुकाबले देख लीजिए, ये रहा यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे एक पूरा ट्रक अंदर जा सकता है। तो यू कैन इमेजिन, अगर मैं पास में जाके इसको स्टैक को लूं, और मैं अगर उसके इसी जगह से पास में उसको पिक्चर लेने जा रहा हूं, तो मैं अपना कैमरा जितना भी ऊपर कर लूं, मैं उसकी सिर्फ एक ही ये रेड व्हाइट को कवर कर पा रहा हूं, बाकी रेड व्हाइट को कवर कर ही नहीं पा रहा हूं। तो आप देखिए कितने रेड व्हाइट थे इसमें। मैंने सिर्फ जो यहाँ पे जाके जब पिक्चर लिया, तो मैं सिर्फ यहाँ तक कवर कर पाया। अच्छा, कोई ये बताएगा कि इसको रेड और व्हाइट में क्यों कलर किया हुआ है? दूर से डिस्टिंग्विशेबल होगा। हाँ, क्योंकि ये इसकी इतनी हाइट होती है, हाँ हेलीकॉप्टर वगैरह इसके साथ टकरा सकते हैं, इसकी हाइट बहुत होती है, तो उसको दूर से दिन के समय में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये कलर दिया है। और रात के समय में बहुत बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स इसके टॉप में जल रही होती हैं और जल बुझ रही होती हैं, इसी को ही डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई एरिया बता सकता है क्या पड़ा है? सप्लाई कोल के लिए। जब कहीं भी पावर प्लांट होता है, उसमें कोल के लिए एरिया बनाना पड़ता है, और वो कोल ऐसे होता है जितना थापर यूनिवर्सिटी का एरिया है टोटल 200 एकड़, 400-500 एकड़ में कोल इस तरीके से पड़ा रहता है,
और वो कोल कंज्यूम भी होता रहता है। दिन में पहाड़ों के पहाड़ कोल यूज हो जाता है, तो वो हर रोज ट्रेन से यहाँ पे कोल आता है और हर रोज वो यूज होता है। तो आप ये देख सकते हो कितना बड़ा एरिया है जिसमें कोल ही कोल भरा होगा। तो ये कोल किसके लिए है? पावर प्लांट के लिए। अब ये आपको 2 स्टैक लग रहे हैं। अगर ये आपका 2 बॉयलर के लिए 1 स्टैक दे देते हैं। जब भी हम कोई पावर प्लांट लगाते हैं तो पावर प्लांट कैसे बनता है? जैसे कि 250 इंटू 4 यानी कि 250 मेगावाट के 4 पावर प्लांट लगे हुए हैं और 2 पावर प्लांट यानी 2 बॉयलर्स के लिए 1 स्टैक यूज कर लेते हैं। तो 1 स्टैक का मतलब इसके साथ 2 यूनिट लगे होंगे, दूसरे स्टैक का मतलब इसके साथ भी 2 यूनिट लगे होंगे। टोटल ये 1000 मेगावाट का पावर प्लांट हो गया। 250 का ये वाला, 250 का मैं एनोटेट कर देता हूँ, 250 का ये वाला, 250 का ये वाला, इन दोनों का जो भी फ्लू गैसेज हो रही हैं वो यहां से बाहर जा रही हैं। ये 250 इन दोनों की फ्लू गैसेज यहां से बाहर जा रही हैं। समझ में आ गया यहाँ तक स्टूडेंट्स? मैं अभी आपको और दिखाता हूँ पिक्चर्स। सर ये कितने मेगावाट का है, ये कैसे पता करते हैं हम लोग? ये मेगावाट तो आपको बताएगा वो, ऐसे तो कैसे पता कर सकता है? ये आपको ये बताएगा कि एक बॉयलर जो है वो 250 मेगावाट का है। अगर यहाँ पे जैसे मैंने एक 250 का लग लिया तो ये भी दूसरा 250 का, तीसरा 250 का, चौथा 250 का। तो दिस पावर प्लांट विल बी 250 इंटू 4 टोटल 1000 मेगावाट। जो बॉयलर तो कैसे डिजाइन करते हैं कि 250 मेगावाट का हम पे नहीं, हमको तो जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, जैसे 250 की पावर प्लांट मार्केट में ज्यादा बनाते हैं लोग, अभी तो 600 के बनाने लग गए। तो एक ही जगह पे जब सारी चीजें लगनी है तो 250 का क्यों बनाया? आजकल तो 600 का बनता है। तो 600 इंटू 600 इंटू 600 इंटू 600। जैसे आपके घरों में एसी आता है, वो 1 टन का आता है, 2 टन का आता है, 3 टन का आता है, 1.25 टन का। तो जो कमर्शियली ज्यादा एक रिक्वायरमेंट को ज्यादा बेटर फुलफिल करता है उसके हिसाब से एक मान लिया गया। पहले शुरुआत में 25 साल पहले 150 मेगावाट का यूनिट बना करता था, वो हमारी जरूरतों के लिए कम हो गया, फिर 200 का बनने लग गया, फिर 250 ज्यादा फेमस हो गया। आजकल 600 मेगावाट का एक बॉयलर वो ज्यादा फेमस है। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका बॉयल, ये दूर से पावर प्लांट कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा और आपके पास जैसे आप अंदर एंटर होंगे तो आपको ये चीज दिखेगा। अब ये एक बॉयलर है, यहाँ पे किसी एक जगह पे बॉयलर पड़ा है, यहाँ पे फ्लू गैसेज आ रही है, बॉयलर को हीट हो रहा है और उसके ऊपर स्टीम जा रही है। इस सेकंड जो फ्लोर है इसके ऊपर आपका टरबाइन पड़ा है, टरबाइन के पीछे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर पड़ा है और उसके ऊपर फिर ये आपकी यहाँ से अंडरग्राउंड पाइप्स जाके कंडेंसर में जाती हैं और वहां पे वो लिक्विड बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉयलर और टरबाइन का कॉम्बिनेशन वाला जगह है। तो ये आपके बॉयलर के बाद यहाँ पे जो फ्लू गैसेस थी वो अपना जो फ्लाई ऐश है वो नीचे यहाँ पे गिरती रहेंगी और ये फ्लाई ऐश यहाँ से गिर के सीमेंट प्लांट में चला जाएगा। स्टूडेंट मेरे को टाइम का बता देना, मैं आपको बस विजिट ही करवा रहा हूँ, मेरे को लगता है कल तक विजिट जाएगी ये आपकी। तो दिस इज व्हाट व्हेन आई वेंट देयर, ये आपका सारा फ्लाई ऐश की जगह है जहाँ पे फ्लाई ऐश आपकी बाहर जा रही है। तो जब जो आपकी चिमनी थी जो मैंने बहुत बड़ा दिखाया था आपको, वहां से फ्लाई ऐश गिरेगा और वो फ्लाई ऐश आपका दूर सीमेंट प्लांट की तरफ आप उसको लेके जाएंगे। नहीं तो इतना फ्लाई ऐश हो जाएगा, अगर उसको आप बाहर नहीं लेके जाएंगे तो वो सारा फ्लाई ऐश से इतना बढ़ जाएगा कि विद इन 2 डेज आपको अपना पावर प्लांट ही दिखाई नहीं देगा, वो फ्लाई ऐश से ही फिल्ड हो जाएगा। तो फ्लाई ऐश को बाहर लेके जाना, दैट इज लाइक रॉ मटेरियल, जो आपका बाय प्रोडक्ट्स है, आपको उसको बाहर लेके जाना है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर फ्लाई ऐश के हैं, क्योंकि कोल अंदर आ रहा है। हम उसकी निटी ग्रिटी की बातें हम अपने रैंकाइन साइकिल में नहीं करते, क्योंकि रैंकाइन साइकिल में हम सिर्फ अपने बेसिक चीजें बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम फ्लाई ऐश की बातें करें, फ्लाई ऐश की बात नहीं करते। अब यहाँ पे कोल दिया है तो फ्लाई ऐश है, अगर ऑयल दिया होता तो कोई फ्लाई ऐश ना होती। इसके कारण कोल के जो भी पावर प्लांट होते हैं वहां पे आपका वो होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ। मेरे को लगता है मेरे को पिक्चर अलग से दिखानी पड़ेगी, मैं आपको और पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ और क्वेश्चन पूछ लूँ। ये फ्लाई ऐश की यूनिट है क्योंकि मैंने ये डिजाइन किए थे। तो हाँ, ये आपका फ्लाई ऐश का जो ट्रक है, दिस 1 मिनट, ये फ्लाई ऐश देखिए कितना बड़ा, जितना कोल है उसका 50% फ्लाई ऐश। एक ट्रक यहाँ से फ्लाई ऐश को लेके नीचे ये इसके नीचे ट्रक, यहाँ तक हम फ्लाई ऐश भर देते हैं, यहाँ के नीचे ट्रक आके फ्लाई ऐश को लेके चले जाते हैं। तो दूर से देखने से आपको दिख रहा है 2 चिमनी, 2 बॉयलर के ऊपर 1 चिमनी, 2 बॉयलर के ऊपर 1 चिमनी, टोटल ये 250 इंटू आप मेगावाट का बात कर सकते हैं। आई कैनॉट
डिस्क्लोज द लोकेशन ऑफ द पावर प्लांट बिकॉज दैट इज क्लासिफाइड, वो मेरे को उन्होंने बताया नहीं है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स जो दिख रहा है ना आपको, कोई बताए कि ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद शायद मेरे को 5 मिनट में बंद करना पड़े। ये क्या है? इसके ऊपर ये देखो कुछ कुछ निकल रहा है। कंडेंसर। ये कंडेंसर है स्टूडेंट्स। एक आपने कहीं कहीं भी पावर प्लांट देखा हो तो आपने कुछ कंडेंसर्स देखे होंगे जो कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है कंडेंसर का। इस तरीके का हाइपरबॉलिक सा स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा, और यहां से ऊपर, यहां से भाप से निकल रही होती है। सर टरबाइन से इतना दूर क्यों रखा हुआ है कंडेंसर? टरबाइन से बच्चे, टरबाइन से तो हमने काम ले लिया ना। टरबाइन के बाद तो पानी जितना पाइप से जाएगा, ठीक है ना, उतना अपना ठंडा होना जाएगा, और वहीं पे इतनी सारी चीजें हम इकट्ठे नहीं कर सकते ना। अच्छा, ये कंडेंसर नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा और भी बता दूं। ये क्या है? जहां पे कंडेंसर है, जहां पे कंडेंसर है वहां पे आपको कोल्ड वाटर इन देना है होगा। ये कंडेंसर टरबाइन के पास ही पड़ा है। लेकिन ये जो ठंडा पानी है, कॉन्टिन्यूसली आपने लेट्स से कि आपने 100 गैलन पानी रखा हुआ है, 100 गैलन वाटर, तो वो ठंडा पानी आया, एक दिन के टाइम में ही वो ठंडा पानी 100 गैलन हॉट वाटर हो गया। आप उसको कॉन्टिन्यूसली कोल्ड वाटर सप्लाई कैसे कंफर्म करोगे? अगर रास्ते में नदी बह रही है, नदी से पानी लोगे तो गवर्नमेंट कहेगी कि नदी के पानी को आप हीटेड अप नहीं कर सकते। जैसे ही पानी हीटेड अप होगा तो वहां पे एक्वेटिक लाइफ के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये जो 100 गैलन वाटर आपको 30 डिग्री पे ऊपर दिया था, आपने कंडेंसर के ऊपर भेजा, वो आपका 50 डिग्री के ऊपर आ गया। अब आपको 30 डिग्री के ऊपर कॉन्टिन्यूसली 100 गैलन वाटर चाहिए, वो कैसे इंश्योर करोगे? ये 50 डिग्री के वाटर को ये यहाँ पे डालोगे, ये दूर है, यहाँ पे दोबारा से उसको ठंडा करोगे। इसको कहते हैं कूलिंग टावर। यानी कि जो आपका कूलिंग टावर है, ये कंडेंसर नहीं है बच्चे। ये कंडेंसर को जो ठंडा पानी प्रोवाइड करने के लिए एक इक्विपमेंट है जिसको कहते हैं कूलिंग टावर। होता क्या है इसमें, आप यहाँ पे आके जो आपका गर्म पानी होता है 50 डिग्री सेल्सियस का, उसको यहाँ से आप नीचे फेंकते हो। जैसे आपका पंप वो स्प्रिंकलर एटोमाइज करके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में नीचे फेंकते हो। यहाँ से नीचे आप पंखा लगाते हो और हवा ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे बहुत सारी हवा है, वो तो 30 डिग्री के ऊपर होगी, तो हवा इसको इसके वाटर ड्रॉप्स के साथ टच में आके इसको वेपोराइज कर देती है कुछ को, और उसमें यहाँ पे वेपर्स बाहर आते हैं और बाकी बचा हुआ पानी यहाँ पे ठंडा होकर 30 डिग्री का फिर से बन जाता है। तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो तो वो नेचुरली इसमें हवा चलती रहती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस अपॉन दिस हाइट एंड दिस। अगर छोटा स्ट्रक्चर हो, जैसे ये थोड़ा थोड़ा छोटा, तो यहाँ पे आपको फोर्स ड्राफ्ट पंखा लगाना पड़ेगा। तो अगर बड़ा स्ट्रक्चर लगाओगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, छोटा लगोगे तो कॉस्ट कम आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका कूलिंग टावर है। तो कूलिंग टावर के लिए आपने ये सारी चीजें की है जो कि कंडेंसर को इनपुट देने के लिए यूज होगी। तो ये मैंने कूलिंग टावर आपको बता दिया। तो दिस वन, अब इससे ऊपर जो निकल रही है वो कोई धुआं नहीं निकल रहा, कूलिंग टावर के ऊपर भाप निकल रही है, और कंडेंसर इसी यूनिट के आसपास कहीं लगा हुआ है। हाँ, कंडेंसर को ठंडा पानी प्रोवाइड करने के लिए आपने ये यूज किया है। लेट मी गो टू द पिक्चर्स, मोर पिक्चर्स, सो दैट आई कैन पिक द बेस्ट पिक्चर्स। आपको बहुत ज्यादा पिक्चर्स में कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो आपको मैंने कूलिंग टावर बता दिया है। आई बिलीव इतना आज के लिए बहुत है, वैसे भी टाइम हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये कोल स्टैक्स आते हैं कैसे, वो मैं आपको कल चीजें दिखाऊंगा, और कल मैं आपको एक पूरा वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको एक पूरा पावर प्लांट जो हम डिजाइन करते हैं उसके बाद वो कैसे चलता है, वो पावर प्लांट चलता दिखाएंगे। ये वीडियो आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। तो जैसे ये पावर प्लांट आपको बनाना है, तो इस पावर प्लांट में आपको सही तरीके से, किस तरीके से पावर प्लांट का कौन कौन सा इक्विपमेंट कैसे कैसे डिजाइन हो रहा है, तो वो आपको दिखाया जाएगा कल। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे ये पावर प्लांट हमने डिजाइन कर लिया, बनाना है। दो आपके देखिए, 2 बॉयलर के लिए एक आपका ये था। तो पावर प्लांट के लिए सबसे पहले सबसे ऊपर आप अपना बॉयलर रखते हो। ये जब उसने पूरी बिल्डिंग बनाई जो आपकी है, इसके ऊपर पूरी अच्छी तरह से बीम देके यहाँ पे ये बॉयलर आपका आ रहा है। ये बॉयलर आपका सबसे ऊपर होगा, क्योंकि स्टीम आपकी बन के सबसे ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पे बॉयलर रख देंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे, बॉयलर के नीचे आप अपने टरबाइंस को रखेंगे। और जब आपका बॉयलर और टरबाइन यहाँ पे हो जाएगा, फिर एक जगह पे आप कंडेंसर यूनिट बनाएंगे। और थ्रू आउट आपका यहाँ पे एग्जॉस्ट गैस एंड एग्जॉस्ट गैस के बाद यहाँ पे चिमनी बन रहा है।
तो ये चिमनी टू दी हाइट बहुत ज्यादा हाइट होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा और उसके बाद ही आगे चलेंगे। तो आपको पावर प्लांट के अंदर जाके सारी चीजें क्लियर हो, ये मैं इंश्योर करूंगा। Until now, students. Excuse me, sir. Tomorrow we will go again in detail to this virtual visit of power plant. मैं आपके लिए पिक्स सिलेक्ट करके आपको हर एक इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा पावर प्लांट के अंदर कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा जहाँ पे इरेक्शन, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट होता है। ये वीडियो मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस थी, उनमें से कुछ पर्टिकुलर वीडियोस ढूंढी है जिससे आपका कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज फ्यूल एंड कंबशन। इसके अंदर कौन